आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रतन कुमार भारती। आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन। इसके पिछले सेशन में हमने कुछ टॉपिक देखे थे और ये हमारा छत्तीसगढ़ का असहयोग आंदोलन एमए द्वितीय सेमेस्टर का थर्ड पेपर से है। पिछले टॉपिक में हमने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किस तरह से हुआ और कौन कौन से अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पुष्टि की गई और उस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन कौन पार्टिसिपेट किए, मतलब भाग लिए, उनके नाम बता दिए हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा उसी के आगे, जिसमें इसके पिछले सेशन में हमने वर्णन किया था कि पदवियों का त्याग, काउंसिल एवं चुनावों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी का प्रचार। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत हम देखेंगे खादी का प्रचार, खादी आश्रम, ये भी देख लिए हैं। जिसमें आगे हमारा आता है मद्य निषेध। मद्य निषेध के अंतर्गत भी जो शराब बिक्री स्थल था, उन स्थलों पर निषेध कर दिया गया और धरना भी दिया गया। मादक पदार्थों की जितनी भी सारी चीजें थी उन पर विरोध किया गया। शराब भट्टियों पर धरना दिया गया। इन सारी चीजों को विरोध किया गया। आबकारी नीलामी का बहिष्कार किया गया, जिसमें देखते हैं कि रायपुर में आबकारी विभाग ने जब शराब, अफीम, गांजा के ठेके की नीलामी की तो किसी भी ठेकेदार ने नीलामी में हिस्सा नहीं लिया था। स्थिति से निपटने हेतु शासन ने इन सभी ठेकों को तहसील स्तर पर देने का निर्णय किया और सर्वप्रथम धमतरी तहसील में यह कार्य प्रारंभ किया गया था। चूंकि धमतरी एक जागरूक व राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय क्षेत्र था, अतः फरवरी 1921 में शासन ने तहसील के गांव गट्टा सिल्ली में गोपनीय रूप से केवल उन लोगों को सूचना देकर बुलाया जो पहले आबकारी विभाग में ठेके का कार्य कर चुके थे। पर धमतरी के जागरूक लोगों को इसकी भनक लग गई। इस पर नारायण मेघावाले अपने 3 साथियों के साथ नीलामी की पूर्व रात्रि में बैलगाड़ी से बीसड़ जंगली क्षेत्र से यात्रा कर प्रातः 9 बजे नीलामी स्थल पर पहुंचे और उन्होंने आंदोलन की सफलता हेतु विनय कर सभी आमंत्रित ठेकेदारों को नीलामी में भाग न लेने हेतु तैयार कर लिया था। शराब ठेका किसी ने नहीं लिया और शासन की यह योजना भी असफल हो गई थी। अब आबकारी विभाग ने धमतरी कचहरी के सामने स्वयं विक्रय आरंभ कर दिया। इस पर धमतरी तहसील कांग्रेस कमेटी के लोगों ने शराब की दुकानों पर समक्ष धरना देना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में कोई भी यहाँ शराब क्रय करने का नैतिक साहस न जुटा पाया। अंततः शासन को यह दुकान भी बंद करनी पड़ी। इस तरह से शराब संबंधी जो योजनाएं अंग्रेज ला रहे थे, उसको भी यहाँ के लोगों द्वारा असफल बना दिया। सही बात है। सत्याग्रह आश्रम सन 1921 में आंदोलन को जीवंत बनाने और तीव्र करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय युवकों का प्रशिक्षण देने हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा की देखरेख में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया। यहाँ युवकों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा होती थी तथा युवकों को प्रशिक्षित कर उनको कर्तव्यनिष्ठ बनाया जाता था। इस प्रकार के आश्रम नागपुर में महात्मा भगवान दीन एवं रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा स्थापित किए गए थे। रायपुर में यह आश्रम 7 फरवरी 1921 को खोला गया तथा इस अवसर पर पंडित शर्मा के ओजस्वी भाषण से प्रभावित व प्रेरित होकर नॉर्मल स्कूल रायपुर के 53 छात्रों ने अंग्रेजी शिक्षा त्याग कर सत्याग्रह आश्रम में प्रवेश किया तथा यहाँ 1 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। यहाँ ये युवक असहयोग के तौर तरीके सीखकर जन जन में इसे प्रसारित करने लगे थे। धमतरी तहसील से भी लगभग 30 युवक
रायपुर के सत्याग्रह आश्रम में आए। इनमें धमतरी के डॉक्टर शोभाराम देवांगन, विशंबर पटेल, हरक राम, परदेसी राम और राम दुलारे तथा नगर में श्यामलाल सोमार्थ आदि प्रमुख थे। प्रचार केंद्रों की भी स्थापना की गई थी। असहयोग के प्रचार हेतु कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले में अनेक प्रचार केंद्रों की स्थापना की गई। इन केंद्रों द्वारा आंदोलन हेतु संगठन की सदस्य संख्या में वृद्धि करना और लोगों में प्रचार हेतु साहित्य का वितरण करने का कार्य बड़ी मात्रा में किया गया। केवल 2 माह में ही 65,450 पर्चे बांटे गए और केवल रायपुर शहर में ही लगभग 360 सदस्य सन 1920 ईस्वी में बनाए गए थे। कांग्रेस की शाखाएं ग्रामीण अंचलों में भी स्थापित की गई। सन 1919 ईस्वी के अंत तक रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी में केवल 26 सदस्य थे। सन 1921 ईस्वी के अप्रैल में यह संख्या 15,141 हो गई थी। बिलासपुर में भी इसी तरह के प्रचार केंद्रों की स्थापना की गई और इस समय तक बिलासपुर जिले में 14,338 सदस्य बन चुके थे। इस तरह से प्रचार केंद्रों की स्थापना के माध्यम से भी लोगों को जोड़ने का काम किया। राष्ट्रीय विद्यालयों की भी स्थापना की गई। अंग्रेजी शालाओं का बहिष्कार करने वाले छात्रों की शिक्षा के लिए समूचे देश में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे। रायपुर में 5 फरवरी 1921 को माधवराव सरपे के संचालन में एक जनसभा हुई, जिसमें राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु 10,000 की राशि एकत्र की गई थी। विद्यालय हेतु सेठ गोपी किशन ने भवन की व्यवस्था की थी। इसके संचालन का कार्य श्री वामन राव लाखे ने किया था। बड़ी संख्या में लोग निःशुल्क अध्यापन हेतु आगे आए थे। प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी धमतरी के पंडित राम नारायण तिवारी ने ग्रहण की, जो पूर्व में ही वकालत का त्याग कर चुके थे। नगर के लगभग 240 छात्रों ने अंग्रेजी विद्यालयों का बहिष्कार कर इसमें प्रवेश लिया था। धमतरी में मात्र एक शिक्षण संस्थान था, जो मेनोनाइट मिशन द्वारा संचालित किया जाता था। यहाँ के छात्र भी अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करने हेतु उत्सुक थे, किंतु विकल्प न होने के कारण वे इसे छोड़ नहीं सकते थे। अतः बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने जुलाई 1921 ईस्वी में अपने स्वयं के मकान में स्वयं के व्यय में राष्ट्रीय विद्यालय खोल दिया। यहाँ 5वीं से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा व्यवस्था की गई। इस विद्यालय में बाबू साहब स्वयं अन्य 9 शिक्षकों के साथ अध्यापन का कार्य करते थे। प्रधान अध्यापक थे अजीज रहमान। आगे चलकर यहाँ से उत्तीर्ण हुए और छात्रों ने विद्यालय में पढ़ना आरंभ किया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1924 ईस्वी में 6 माह तक इस विद्यालय में प्रधान अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। इस विद्यालय के छात्रों ने असहयोग के प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, किंतु वित्तीय कठिनाइयों के कारण 4 वर्ष से अधिक समय की महत्वपूर्ण सेवा के पश्चात यह बंद कर दिया गया। बिलासपुर में बड़ी संख्या में छात्रों ने अंग्रेजी स्कूलों का त्याग कर दिया था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर के माध्यम से बिलासपुर के विद्यार्थियों को अंग्रेजी शिक्षा के त्याग की प्रेरणा दी थी। उनकी शिक्षा हेतु बद्रीनाथ साव के मकान में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था। पंडित शिव दुलारे मिश्र यहाँ के प्रधान अध्यापक नियुक्त किए गए तथा बाबू यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव यहाँ अध्यापन करने लगे थे। इसी तरह दुर्ग और राजनांदगांव में भी राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए यहाँ कुछ समय तक प्रधान पाठक का भी कार्य किए। विद्यालयों में पाठ्यक्रम भी थे। राष्ट्रीय विद्यालयों में हिंदी माध्यम में अध्ययन व अध्यापन का कार्य होता था। यहाँ विभिन्न विषयों की शिक्षा के साथ आत्मनिर्भरता हेतु सूत काटना, कपड़ा चुनना, बढ़ई एवं लोहार के कार्य आदि भी सिखाए जाते थे। इन सब के अलावा यहाँ के छात्र आंदोलन के कार्यक्रमों का जनता में प्रचार भी करते थे।
कांग्रेस के सदस्य बनाना, तिलक स्वराज्य कोष हेतु धन एकत्रित करना एवं लोगों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार आदि भी कार्य ये छात्र करते थे। राष्ट्रीय पंचायत सरकारी अदालतों के बहिष्कार के साथ न्याय सुलभ कराने हेतु पंचायती न्यायालयों का गठन किया गया। रायपुर में 4 मार्च 1921 को गठित पंचायत के मंत्री सेठ जसकरण डागा मंत्री बनाए गए थे। यह पंचायत 15 अक्टूबर 1931 तक कार्य करती रही। इसी मध्य इसके द्वारा 85 मामलों का निपटारा किया गया था। धमतरी में सन 1921 के फरवरी माह में बाजीराव कृदत्त के मकान में पंचायती अदालत का आरंभ किया गया, जिसे कृदत्त के द्वारा निःशुल्क दिया गया था। राष्ट्रीय नेताओं के आगमन। असहयोग आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में देश के प्रथम श्रेणी के नेताओं ने भी रायपुर अंचल के जागरूक राष्ट्र चेतना को देखते हुए यहाँ के दौरे किए थे। सन 1921 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चक्रवर्ती, राजगोपालचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि नेताओं ने यहाँ की यात्रा की थी। साथ ही साथ इन नेताओं ने कंडेल सत्याग्रह के कारण अमिट देशभक्ति का छाप भी छोड़ने वाली तहसील की भी यात्राएं की। इस तरह से सारी चीजों का छत्तीसगढ़ असहयोग आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सियावा नगरीकल जंगल सत्याग्रह, हम यह टॉपिक आगे देखेंगे।